गोदावरी गांव में सरस्वती को बच्चे नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर की ये बताने पर उसका पति रत्नाकर उसे छोड़कर चला गया। बुरा महसूस किए बिना उसने तुरंत एक बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम केतन रखा और उसे पालने लगी। केतन ने भी मन लगाकर पढ़ाई की और शहर में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। वो सरस्वती से बहुत स्नेह करता था। सरस्वती की वजह से ही कुछ बन सका, नहीं तो उसकी हालत कुछ और ही होती। वो हमेशा ऐसे ही सोचता था। वो उससे जो कुछ भी कहती थी, वो उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता था और उसी के कहे अनुसार करता था। जब वो बड़ा हुआ तो सरस्वती ने उसे शादी करने के लिए कहा। अभी तो शादी के लिए बहुत समय है माँ, अगर मुझे शहर की कोई लड़की मिली तभी करूंगा शादी, उसने कहा और फिर ड्यूटी करने शहर के लिए निकल गया। क्योंकि सरस्वती गांव में अकेली रहती थी, इसीलिए उसकी रिश्तेदारी में एक लड़की सौभाग्या उसकी देखभाल किया करती थी। सौभाग्या न केवल एक मेहनती लड़की थी, बल्कि वो एक अच्छे स्वभाव की और समझदार लड़की थी। इसलिए सरस्वती ने सौभाग्या से ही केतन की शादी करने का फैसला किया, ताकि वो एक सुखी जीवन व्यतीत करे और वो भी चैन से अंतिम सांस ले सके। कुछ दिनों बाद सरस्वती की अचानक तबीयत खराब हो गई। जब केतन को इस बात का पता चला तो वो नगर से घर लौट आया। केतन सरस्वती को लेकर एक अच्छे अस्पताल में गया और उसका इलाज कराया। तब सरस्वती ने केतन से कहा, बेटा केतन, मेरा स्वास्थ्य इस हालत में नहीं कि मैं लंबे समय तक जी सकूं। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम्हारी शादी कर दूं और मैं ये होते देखना चाहती हूँ। तुम शादी कर लो। अरे ऐसे कैसे माँ, अभी एकदम से शहर की लड़की कहाँ से लाऊं? पॉसिबल नहीं है ना ये, प्लीज माँ समझो। मैं एक अच्छी लड़की को जानती हूँ, तुम उससे शादी कर लो बेटा। माफ करना माँ, मैं गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा। उनकी सोच तेज नहीं होती, वे बस खाना ही बना सकती हैं और कुछ नहीं। उसने कितना भी कहा, सरस्वती ने उसकी एक नहीं सुनी। बेटा, तुम उससे ही शादी करने जा रहे हो, ये मेरा अंतिम निर्णय है और मेरा निर्णय ही शासन है, उसने बहुत सख्ती से कहा। तब केतन समझ गया कि प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। उसका मानना था कि माता पिता भगवान के समान हैं और बच्चों को उनके कहे का पालन करना ही चाहिए। उसे लगा कि उसकी माँ खुश रहेगी, तो उसने सौभाग्या से शादी कर ली। फिर वो सौभाग्या को लेकर शहर चला गया। वहाँ ले जाने के बाद वो उसे तरह तरह से जताने लगा कि वो एक गाँव से है और वो कुछ नहीं जानती। इस तरह वो उसका अपमान करने लगा। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अपना ड्रेसिंग सेंस बदलो। शहर में तुम ये गांव स्टाइल के गवार कपड़े नहीं पहन सकती। कोई तुमसे बात करे तो एकदम शुरू मत हो जाओ, लिमिट में बात करो। बेवजह बकबक मत करो और फालतू हंसो मत, समझी कि नहीं तुम? उसने सौभाग्या को बताया। शुरू में सौभाग्या को बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे अपने पति का भी सम्मान करना होगा। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन केतन का एक दोस्त सारथी और उसकी पत्नी लहरी केतन के घर डिनर पर आए। केतन के दोस्त की पत्नी का जन्म और पालन पोषण शहर में हुआ था, इसीलिए वो स्टाइलिश थी। उसका पहनावा भी प्रभावित करने वाला था। उनके जाने के बाद केतन ने तुरंत सौभाग्या से कहा, सौभाग्या, तुमने मेरे दोस्त की पत्नी को देखा ना, तुम भी ऐसे ही कोशिश करो। सौभाग्या ने कोशिश की और अपना पहनना ओढ़ना शहर के हिसाब से कर लिया, लेकिन तब भी केतन उसे ताने मारते रहता और उसे हर बात में कम आंकता। सौभाग्या को बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी और लगातार खुद को शहरी रूप में ढाल रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद सरस्वती ने अचानक केतन को फोन किया। हालचाल पूछने के बाद बोली, बेटा केतन, तुम्हारे विवाह के लिए मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं भगवती माँ के मंदिर जाऊंगी, लेकिन मेरी सेहत ऐसी अच्छी नहीं, इसीलिए अब तुम और सौभाग्या जाओ और मेरी मन्नत पूरी करो। माँ, मैंने अपनी शादी के लिए पहले 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है और अब अगर मैं फिर से बॉस से छुट्टी के लिए पूछूंगा तो वो बहुत चिल्लाएगा। प्लीज मेरी सिचुएशन समझो माँ, नहीं हो पाएगा। बेटा, तुम मेरी हालत समझने की कोशिश करो। एक बार मन्नत पूरी होने पर हमें जाना ही चाहिए। तब केतन को जाने के लिए तैयार होना ही पड़ा।
और कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन उसे अपने बॉस से पूछने में डर लग रहा था। आपके बॉस का नाम क्या है जी? नरसिम्हा। क्योंकि आपके मालिक का नाम नरसिम्हा है तो जरूर वो नरसिम्हा भगवान के भक्त होंगे। तो उनसे कहिए कि आप नरसिम्हा भगवान के मंदिर जा रहे हैं, वो जाने देंगे। केतन ने जाकर अपने बॉस को यही बताया। जब बॉस को भगवान में अपना नाम नजर आया तो उसने एक बार भी ना नहीं कहा और उसे जाने की इजाजत दे दी। सरस्वती से टाइमली हेल्प मिलने पर केतन को खुशी हुई। फिर उसी शाम वो दोनों उस मंदिर की यात्रा पर निकल गए। उनके वहाँ पहुँचने तक अंधेरा हो गया, तो उस रात उन्होंने एक होटल में कमरा लेकर रहने की सोची और एक होटल में गए। वहाँ काम करने वाला एक आदमी उनसे कहने लगा, कोई कमरा नहीं है यहाँ, जाइए आप। ये सुनकर केतन घबरा गया, लेकिन सौभाग्या बोली, वेंकटाद्रि ने तो कहा था जब भी तुम यहाँ आओ मुझे बताना, तुम्हारे लिए एक कमरा खाली होगा। अब ये आदमी बोल रहा है कि कमरा खाली नहीं है, उन्हें आने दो, मैं पूछूंगी उनसे। वो चिल्लाकर बोली ताकि वो आदमी सुन सके। जब उस आदमी ने सुना तो उसने तुरंत मुस्कुराते हुए, मैंने आपसे नहीं कहा कि कमरे नहीं है, आपके पीछे कुछ लोग खड़े थे उनसे कहा था, आपके लिए तो एक स्पेशल रूम है। ये कहकर उनका बैग ले गया। ये सब देखकर केतन को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप सौभाग्य के साथ कमरे में चला गया। रूम में जाकर उसने सौभाग्य से पूछा, ये वेंकटाद्रि कौन है? मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। ये सुनकर सौभाग्य हंसने लगी। मैं किसी को नहीं जानती हूँ जी। जब हम यहाँ आ रहे थे मैंने वेंकटाद्रि की तस्वीर और उसका परिचय देखा और समझ गई कि वो यहाँ का मालिक है, इसलिए मैंने उस आदमी से झूठ कहा। उसने विश्वास कर लिया और हमें इतना अच्छा कमरा मिल गया। बस उसने ऐसा कहा तो केतन को आगे बात करने में शर्म महसूस हुई। उसने सौभाग्य को हमेशा मूर्ख दिखाने की कोशिश की थी। उस रात वे चैन से सोए और अगली सुबह वे मंदिर के लिए निकल गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पंडित तो मंदिर के किवाड़ बंद कर रहा है। केतन निराश हो गया। आई एम फिनिश्ड। मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी, आज नहीं तो अब ये पूजा नहीं कर सकेंगे। अब मुझे फिर से छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बड़बड़ाने लगा। उसे परेशान देखकर सौभाग्य जोर से बोली, अरे यहाँ तो पंडित जी किवाड़ बंद कर रहे हैं। सासू माँ ने मुझे पुजारी जी को कुछ पैसे देने के लिए कहा था। खैर अब इस बाहर के। ये सुनकर पंडित ने तुरंत फाटक खोला और कहा, अंदर आ जाइए आप लोग, मुझे लगता है बहुत दूर से आए हैं, पूजा करके जाइए। इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। पूजा करने के बाद सौभाग्य ने एक छोटा सा उपहार उसकी थाली में रख दिया। ये देखकर केतन ने बाहर आने के बाद उससे पूछा, क्या माँ ने तुम्हें कुछ दिया था? तुम्हें उसे डब्बे में डालना चाहिए था। अरे कुछ नहीं जी, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी थी और अगर हम अभी पूजा नहीं कर पाते तो फिर आने का मौका नहीं मिलता, इसलिए छोटा सा झूठ बोल दिया, वो भी पंडित को सुनाते हुए। दरअसल सासू माँ ने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। तो फिर थाली में क्या रखा तुमने और पंडित से ऐसा क्यों कहा? अगर हम मंदिर के बाहर के डब्बे में कुछ डालते हैं तो भवन निर्माण में जाता है, लेकिन जो हम थाली में डालते हैं वो पंडित के पास। उसको कुछ मिलेगा ये बताने से उसे अपने फायदे की बात लगी और उसने दरवाजा खोल दिया। उपहार में अगरबत्ती थी, सौभाग्य ने बताया। जब सौभाग्य ने केतन को ये बताया तो केतन को अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता की सराहना करनी ही पड़ी। मैं इतनी बुद्धिमान महिला से किस तरह गलत बात कर रहा था। भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन एक समझदार लड़की है। मैंने भूल की, मैं उससे मुझे माफ करने के लिए कहूँगा। फिर केतन ने सौभाग्य के पास जाकर उससे क्षमा मांगी। तब से दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सौभाग्य ने अपनी असाधारण बुद्धि से केतन का मनोरंजन करना जारी रखा और उसके साथ सुखी जीवन बिताया। यहाँ नैतिक ये है कि किसी पुस्तक को उसके आवरण से मत आंको। समय हमें सब कुछ बताता है, कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं है। राम्या का न केवल चेहरा सुंदर था बल्कि वो बेहद भले दिल की लड़की थी। हालांकि वो एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन तब भी कोई उससे शादी करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इसका कारण था उसकी लंबाई। वो अत्यधिक लंबी थी।
इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते थे। हे भगवान, सबकी तरह तुमने मुझे भी सामान्य लंबाई क्यों नहीं दी? तुमने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया? उसे बुरा लगता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसका एक दोस्त किशोर उसके पास आया। क्या हुआ राम्या, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मुझे बताओ। हाँ किशोर, सबसे बड़ी और एकमात्र समस्या मेरी हाइट है। मेरी हाइट बहुत ज्यादा है। जब उसने ऐसा कहा तो किशोर चौंक गया और बोला, ये कोई समस्या है क्या? तुमको अपनी हाइट पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि बहुतों के पास इतनी अच्छी हाइट होती ही नहीं है कि नहीं? लेकिन यही मेरी तकलीफ का कारण है, क्योंकि मैं इतनी लंबी हूँ, मुझसे शादी करने के लिए कोई आगे ही नहीं आता और मेरे माता पिता इस बात को लेकर परेशान है। लोग मेरा मजाक बनाते हैं। जब उसने कहा तो किशोर ने उसकी बात को बड़ी ध्यान से सुना। राम्या, तुम कितनी सुंदर दिखती हो और तुम अच्छे स्वभाव की भी हो और तुम्हारी हाइट मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कहा नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा। बोलो तुम तैयार हो इसके लिए? जब उसने ऐसे कहा तो राम्या खुशी से झूम उठी। किशोर, मैं भी तुमसे शादी करके खुश रहूंगी, उसने कहा। फिर किशोर अपने घर गया और अपनी माँ और बहन को राम्या के बारे में बताया। ठीक है, तो किसी शुभ दिन उससे जाकर मिलते हैं, उसने कहा। और 2 दिन बाद ही रमेश, उसकी बहन देवी और उसकी माँ तीनों राम्या को देखने गए। उसकी हाइट को देखकर वे दंग रह गई। वे वहां तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बाहर आकर, क्या तू पागल है? तू उस लड़की से शादी करना चाहता है? भैया, वो इतनी ज्यादा लंबी है। अगर तुम उससे शादी करते हो तो लोग तरह तरह के कमेंट्स करेंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसमें इज्जत को क्या खतरा है? हाइट ज्यादा होने में क्या मसला है? मैं शादी करूंगा तो उससे ही, आप उसे पसंद करें या ना करें। समझ गए ना आप लोग? उसने उनसे सख्ती से कहा। आखिर उन्हें मानना ही पड़ा और कुछ दिनों बाद राम्या और किशोर की शादी हो गई। शादी में आए सभी लोग लड़की की लंबाई का मजाक बना रहे थे। इस तरह 2 दिन बीत गए। तब देवी, पता नहीं इसने उससे शादी क्यों की। सच है माँ, मेरी सहेलियां भी तरह तरह की कमेंट्स करती हैं कि हमारे घर में जिराफ है, ब्ला ब्ला। किसी तरह इसको बुरी बुरी बातें कह के सताते हैं। हो सकता है कि ये हमारी बातों से तंग आ जाए। इस तरह ये उनके लिए एक मुद्दा बन गया था। एक दिन ऐसे ही किशोर घर पर नहीं था और राम्या कुछ काम कर रही। अरे जिराफ, बाहर बगीचे में आम है, जा और उन्हें तोड़। तुझे तो इसके लिए सीढ़ी की भी जरूरत नहीं, तेरी लंबाई सीढ़ी से भी ज्यादा है। माँ और बेटी ने राम्या पर फप्तियां कसी और उस पर हंसे। राम्या बिना कुछ बोले उदास होकर वहाँ से चली गई। फिर एक दिन राम्या की ननद बोली, माँ, हमें टांड साफ करना है, लेकिन मैं उतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती, तो कैसे होगी सफाई? उसने इस तरह कहा कि राम्या सुन सके। तब उसकी माँ और तेज आवाज में बोली, अरे तू चिंता क्यों करती है? हमारे घर में एक एफिल टावर है ना, उससे कह दे, वो तो खड़ी खड़ी ही कर लेगी। ए उठनी बहू, जरा टांड साफ कर दे। दोनों ने कहा और उस पर हंसने लगी। उनके कहे शब्द किशोर ने दरवाजे के पीछे से सुने और तुरंत उनके पास आया। किशोर को देखकर दोनों की बोलती बंद हो गई। अगर तुम मेरे घर पर न रहने पर उससे इस तरह का व्यवहार करती हो तो ये ठीक नहीं है। वो तुम लोगों से हर बात में बेहतर है। तुम दोनों के पास तो बैठकर खाने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो उन्हें डांटने लगा। ये सुनकर माँ बहन दोनों चुपचाप रह गईं और वहां से चली गई। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। एक दिन कोई चिल्लाता हुआ सड़क पर दौड़ रहा था। राम्या बाहर आई और देखने लगी कि क्या हुआ। तो उसने देखा कि एक घर जल रहा है। राम्या ये देखकर उस तरफ दौड़ पड़ी। एक महिला वहाँ खड़ी थी जो घबराते हुए बोली, घर के अंदर मेरी बेटी है, प्लीज कोई उसे बचाओ। लेकिन वहाँ खड़े किसी भी आदमी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ राम्या ने अपने शरीर पर पानी डाला और वो कूदकर पहली मंजिल पर चली गई। उसके ऐसे करते ही वहाँ खड़े लोग मोबाइल पर उसका वीडियो बनाने लगे। तभी राम्या लड़की को सुरक्षित लेकर वहाँ से कूद गई और दोनों सकुशल बाहर आ गए।
राम्या के इस बहादुरी भरे कारनामे को देखकर जिस किसी ने भी उसका अपमान किया था, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। जिन लोगों ने वीडियो बनाया था, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। 2 दिनों के भीतर ही राम्या हर जगह मशहूर हो गई। वे वीडियो सरकारी कार्यालयों तक गए और उन्होंने उस पर ध्यान दिया और राम्या को तुरंत एक पुलिस अधिकारी का पद दे दिया।